नमस्कार दोस्तों, यह NCERT की की कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक है। ज्योग्राफी की शानदार बुक है, ऑथेंटिक बुक है। यहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना क्या, पूरी संभावना है। तो हर एक फैक्ट, हर एक लाइन को आराम से समझते हुए याद करते चलें, क्योंकि ऑथेंटिक जो बुक होती है वो सबसे बेस्ट होती है। इनमें जो है वो तो अच्छी तरह याद होना ही चाहिए। इससे अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहे तो वो अलग बात है, लेकिन ये कंठस्थ याद होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, कारण, परिणाम तथा प्रबंध। प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, कारण, परिणाम तथा प्रबंध। यह इकाई संबंधित है बाढ़ तथा सूखा, भूकंप तथा सुनामी, चक्रवात और भूस्खलन। ठीक है। अब है पाठ प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। ठीक, प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, अध्याय 6। काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। तो और यह वीडियो सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे छोटी से छोटी एग्ज़ाम हो, चाहे बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम हो, क्योंकि NCERT बुक सबसे बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, अध्याय 6, कक्षा 11 की है। आपने सुनामी के बारे में पढ़ा होगा या उसके प्रकोप की तस्वीरें टेलीविज़न पर देखी होगी। आपको कश्मीर में नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ आए भयावह भूकंप की जानकारी भी होगी। इन आपदाओं से होने वाले जान माल के नुकसान ने हमें हिला कर रख दिया। ये परिघटनाओं के रूप में क्या है और कैसे घटती है, हम इनसे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये कुछ सवाल है जो हमारे दिमाग में आते हैं। इस अध्याय में हम इन सवालों का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो विभिन्न तत्वों में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, पदार्थ हो या अपदार्थ, अनवरत चलती रहती है तथा हमारे प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। यह प्रक्रिया हर जगह व्याप्त है, परंतु इसके परिणाम, सघनता और पैमाने में अंतर होता है। ये बदलाव धीमी गति से भी आ सकते हैं, जैसे स्थलाकृतियों और जीवों में। ये बदलाव तेज गति से भी आ सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी, भूकंप और तूफान इत्यादि। ये बदलाव तेज गति से भी आ सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, भूकंप और तूफान इत्यादि। इसी प्रकार इसका प्रभाव छोटे क्षेत्र तक सीमित हो सकता है, जैसे कि आंधी, कर्कापात और टॉर्नेडो इतना व्यापक हो सकता है, जैसे भूमंडलीय उष्मीकरण और ओजोन परत का ह्रास। जैसे आंधी, कर्कापात क्या है भाई, कर्कापात, टॉर्नेडो इतना व्यापक हो सकता है, जैसे कि भूमंडलीय उष्मीकरण और ओजोन परत का ह्रास। इसके अतिरिक्त परिवर्तन का विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ होता है। यह इनको समझने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। प्रकृति के दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य तटस्थ होता है। प्रकृति के दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य तटस्थ होता है, न अच्छा होता है न बुरा। प्रकृति के दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य कैसा होता है, तटस्थ होता है, न अच्छा होता है और न बुरा। परंतु मानव दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य बोझिल होता है। कुछ परिवर्तन अपेक्षित और अच्छे होते हैं, जैसे ऋतुओं में परिवर्तन, फलों का पकना आदि, जबकि कुछ परिवर्तन अनपेक्षित और बुरे होते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़ और युद्ध। आप अपने पर्यावरण का परीक्षण करें और उन परिवर्तनों की सूची तैयार करें जो दीर्घकालीन है और उनकी भी जो अल्पकालीन है। क्या आप जानते हैं क्यों कुछ बदलाव अच्छे समझे जाते हैं और दूसरे बुरे? उन बदलावों की सूची बनाएं जो आप हर रोज़ अनुभव करते हैं। कारण बताएं कि क्यों उनमें से कुछ अच्छे और दूसरे बुरे माने जाते हैं। इसमें एक बात आई है भाई, कौन सी, देख, प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं, है ना, वे प्रकृति के दृष्टिकोण से, प्रकृति के परिवर्तन
प्रकृति के दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य तटस्थ होता है। कैसे होते हैं? मूल्य तटस्थ। न अच्छा होता है और न बुरा, न अच्छा होता है और न बुरा। परंतु मानव दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य बोझिल होता है। कैसा होता है? मूल्य बोझिल होता है। भूकंप, बाढ़ और युद्ध ना। अब आगे चलते हैं। आप अपने पर्यावरण का परीक्षण करें और उन परिवर्तनों और उन परिवर्तनों की सूची तैयार करें जो दीर्घकालीन है और उनकी भी जो अल्पकालीन है। क्या आप जानते हैं कि क्यों कुछ बदलाव अच्छे समझे जाते हैं और दूसरे बुरे? इन बदलावों की सूची बनाएं जो आप हर रोज़ अनुभव करते हैं। कारण बताएं कि क्यों इनमें से कुछ अच्छे और दूसरे बुरे माने जाते हैं। उन बदलावों की सूची बनाएं जो आप हर रोज़ अनुभव करते हैं। कारण बताएं कि क्यों उनमें से कुछ अच्छे और दूसरे बुरे माने जाते हैं। जैसे भूकंप, बाढ़ और युद्ध। आप अपने पर्यावरण का परीक्षण करें, उन परिवर्तनों की सूची तैयार करें जो दीर्घकालीन है और उनकी भी जो अल्पकालीन है। क्या आप जानते हैं कि क्यों कुछ बदलाव अच्छे समझे जाते हैं और दूसरे बुरे? उन बदलावों की सूची बनाएं जो आप हर रोज़ अनुभव करते हैं। कारण बताएं कि क्यों उनमें से कुछ अच्छे और दूसरे बुरे माने जाते हैं। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे परिवर्तनों को समझने की कोशिश करेंगे जो बुरे माने जाते हैं और जो बहुत लंबे समय से मानव को भयभीत किए हुए हैं। सामान्यतः आपदा और विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं से मानव हमेशा भयभीत रहा है। सही है। आपदा क्या है? आपदा प्राय एक अनपेक्षित घटना होती है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। एक थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध होते हैं तथा बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। अतः इससे निपटने के लिए हमें सामान्यतः दी जाने वाली वैधानिक आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। आपदा प्राय एक अनपेक्षित घटना होती है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। यह थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध होते हैं तथा बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। अतः इससे निपटने के लिए हमें सामान्य दी जाने वाली वैधानिक आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। ठीक है। मानव हमेशा भयभीत रहा है। लंबे समय तक भौगोलिक साहित्य में आपदाओं को प्राकृतिक बलों का परिणाम माना जाता रहा है और मानव को इनका अवोध एवं असहाय शिकार। परंतु प्राकृतिक बल की आपदाओं के एकमात्र कारक नहीं है। आपदाओं के उत्पत्ति का संबंध मानव क्रियाकलापों से ही भी है। कुछ मानवीय क्रियाकलाप तो सीधे रूप से इन आपदाओं के लिए उत्तरदायी है। भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, युद्ध, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें वायुमंडल में छोड़ना तथा ग्रीन हाउस गैसें, ध्वनि, वायु, जल तथा मिट्टी संबंधी पर्यावरण प्रदूषण आदि आपदाएं इसके उदाहरण हैं। कुछ मानवीय गतिविधियां परोक्ष रूप से भी आपदाओं को बढ़ावा देती है। वनों को काटने की वजह से भूस्खलन और बाढ़, भंगुर जीवन पर निर्माण कार्य और अवैज्ञानिक भूमि उपयोग कुछ उदाहरण है जिनकी वजह से आपदा परोक्ष रूप से प्रभावित होती है। क्या आप अपने पड़ोस या विद्यालय के आसपास चल रही गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं जिनकी वजह से भविष्य में आपदाएं आ सकती है? क्या आप इनसे बचाव के लिए सुझाव दे सकते हैं? यह सर्वमान्य है कि पिछले कुछ सालों से मानवकृत आपदाओं की संख्या और परिणाम दोनों में ही वृद्धि हुई है और कई स्तर पर
एक मिनट भाई, ये बोल रहा है क्या गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं जिनकी वजह से भविष्य में आपदाएं आ सकती है। क्या आप इनसे बचाव के लिए सुझाव दे सकते हैं? यह सर्वमान्य है कि पिछले कुछ सालों से मानवकृत आपदाओं की संख्या और परिणाम दोनों में ही वृद्धि हुई है और कई स्तर पर ऐसी घटनाओं से बचने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। यद्यपि इस संदर्भ में अब तक सफलता नाम मात्र ही हाथ लगी है, परंतु इन मानवकृत आपदाओं में से कुछ का निवारण संभव है। परंतु इन मानवकृत आपदाओं में से कुछ का दोबारा लेते हैं यार। आपदाओं की उत्पत्ति का संबंध मानव क्रियाकलापों से भी है। आई बात समझ में? कुछ मानवीय गतिविधियाँ तो सीधे रूप से इन आपदाओं के लिए उत्तरदायी है। भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, युद्ध, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें, वायुमंडल छोड़ना तथा ग्रीन हाउस गैसें, ध्वनि, वायु तथा जल तथा मिट्टी संबंधी पर्यावरण प्रदूषण आदि आपदाएं इसके उदाहरण हैं। कुछ मानवीय गतिविधियाँ परोक्ष रूप से भी आपदाओं को बढ़ावा देती है। वनों को काटने की वजह से भूस्खलन और बाढ़, भंगुर जमीन पर निर्माण कार्य और अवैज्ञानिक भूमि उपयोग कुछ उदाहरण है जिनकी वजह से आपदा परोक्ष रूप से प्रभावित होती है। क्या आप अपने पड़ोस या विद्यालय के आसपास चल रही गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं जिनकी वजह से भविष्य में आपदाएं आ सकती है? क्या आप इनसे बचाव के लिए सुझाव दे सकते हैं? यह सर्वमान्य है कि पिछले कुछ सालों से मानवकृत आपदाओं की संख्या और परिणाम दोनों में वृद्धि हुई है। मानवकृत आपदाओं की संख्या और परिणाम और कई स्तर पर ऐसी घटनाओं से बचने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। यद्यपि इस संदर्भ में अब तक सफलता नाम मात्र ही हाथ लगी, परंतु इन मानवकृत आपदाओं में से कुछ का निवारण संभव है। इसके विपरीत प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगाने की संभावना बहुत कम है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है इनके असर को कम करना और इनका प्रबंध करना। इस दिशा में विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के ठोस कदम उठाए गए हैं, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना, ये रियो डी जेनेरो आ चुका है 1993 में। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में भू शिखर सम्मेलन अर्थ समिट, और मई 1994 में योकोहामा जापान में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी आदि। अब ये रियो डी जेनेरो को तो पता है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये बताइए विश्व संगोष्ठी कहाँ हुई थी। मई 1994 में योकोहामा में। विभिन्न स्तरों पर इस दिशा में उठाए जाने वाली ठोस कदम है। प्राय यह देखा गया कि विद्वान आपदा और प्राकृतिक संकट शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं। आपदा है ना, और प्राकृतिक संकट शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, परंतु फिर भी इनमें अंतर है। ठीक है ना, आपदा अलग चीज़ है और प्राकृतिक संकट अलग चीज़ है। अच्छा, इसलिए इन दोनों में भेद करना आवश्यक है। प्राकृतिक संकट प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के वे तत्व हैं जिनसे धन जन या दोनों को नुकसान पहुंचाने की संभाव्यता होती है। ये बहुत तीव्र हो सकते हैं। ये पर्यावरण विशेष के स्थायी पक्ष भी हो सकते हैं। जैसे महासागरीय धाराएं, हिमालय में तीव्र ढाल तथा स्थिर संरचनात्मक आकृतियाँ तथा रेगिस्तानों तथा हिमाच्छादित क्षेत्रों में विषम जलवायु दशाएं आदि। दोबारा देख लें। प्राकृतिक संकट प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के वे तत्व हैं जिनसे जन धन या दोनों को नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। ये बहुत तीव्र हो सकते हैं या पर्यावरण विशेष के स्थायी पक्ष भी हो सकते हैं, जैसे महासागरीय धाराएं, हिमालय में तीव्र ढाल तथा अस्थिर संरचनात्मक आकृतियाँ अथवा रेगिस्तानों तथा हिमाच्छादित क्षेत्रों में विषम जलवायु दशा आदि। प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत तीव्र घटित होती है तथा बड़े पैमाने पर जनधन की हानि तथा सामाजिक तंत्र एवं जीवन को छिन्न भिन्न कर देती है।
तथा उन लोगों का बहुत कम या कुछ ही नियंत्रण नहीं होता। दोबारा से, प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत तीव्रता से घटित होती है। अगर यहाँ से क्वेश्चन दे दिया ना उसने, मामला गोल है। वो ये पूछेगा प्राकृतिक संकट और आपदा में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। प्राकृतिक संकट और आपदा। प्राय यह देखा गया है कि विद्वान आपदा और प्राकृतिक संकट शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं। उन्नीस सौ 93 में ये बताइए विश्व संगोष्ठी कहाँ हुई थी। योकोहामा, मई 1994 में है ना। यहाँ से देख लेते हैं। प्राय यह देखा गया कि विद्वान आपदा और प्राकृतिक संकट शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। दोबारा से देखते हैं। प्राय यह देखा गया है कि विद्वान आपदा और प्राकृतिक संकट शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, परंतु फिर भी इनमें अंतर है, इसलिए इन दोनों में भेद करना आवश्यक है। अभी एक तो ये इम्पोर्टेंट है, 1993 में रियो डी जनेरो ब्राज़ील में भूशिखर सम्मेलन हुआ था, यानी अर्थ समिट हुई थी 1993 में रियो डी जनेरो ब्राज़ील में भूशिखर सम्मेलन। मई 1994 में योकोहामा जापान में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी। भेद करना आवश्यक है। प्राकृतिक संकट प्राकृतिक पर्यावरण में हालत के वे तत्व हैं जिनसे जन धन दोनों को नुकसान पहुंचने की संभाव्यता होती है। ये बहुत तीव्र हो सकते हैं या पर्यावरण विशेष के स्थायी पक्ष भी हो सकते हैं, जैसे महासागरीय धाराएं, हिमालय में तीव्र ढाल तथा अस्थिर संरचनात्मक आकृतियाँ, अथवा रेगिस्तानों तथा हिमाच्छादित क्षेत्रों में विषम जलवायु दशाएँ आदि। प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत तीव्रता से घटित होती है तथा बड़े पैमाने पर जनधन की हानि तथा सामाजिक तंत्र एवं जीवन को छिन्न भिन्न कर देती है तथा उन लोगों का बहुत कम या कुछ भी नियंत्रण नहीं होता तथा उन पर लोगों का। प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत तीव्रता से घटित होती है। प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक आपदाएं तथा बड़े पैमाने पर जनधन की हानि तथा सामाजिक तंत्र एवं जीवन को छिन्न भिन्न कर देता तथा उन पर लोगों का बहुत कम या कुछ भी नियंत्रण नहीं होता। सामान्य प्राकृतिक आपदाएं संसार भर के लोगों के व्यापीकृत जनरलाइज्ड अनुभव होते हैं और दो आपदाएं न तो समान होती है और न उनमें आपस में तुलना की जा सकती। प्रत्येक आपदा अपने नियंत्रणकारी सामाजिक पर्यावरणीय घटकों, सामाजिक अनुक्रिया जो यह उत्पन्न करते हैं तथा जिस ढंग से प्रत्येक सामाजिक वर्ग इससे निपटता है अद्वितीय होती है। ऊपर व्यक्त विचार तीन महत्वपूर्ण चीज़ों को इंगित करता है। पहला, प्राकृतिक आपदा के परिणाम गहनता एवं बारंबारता तथा इसके द्वारा किए गए नुकसान समयांतर पर बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे, संसार के लोगों में इन आपदाओं द्वारा पैदा किए हुए भय के प्रति चिंता बढ़ रही है। इन आपदाओं द्वारा पैदा किए हुए भय के प्रति चिंता बढ़ रही है तथा इनसे जान माल की क्षति को कम करने का रास्ता ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। पहला, प्राकृतिक आपदा के परिणाम गहनता। पहला, प्राकृतिक आपदा के परिणाम गहनता एवं बारंबारता तथा इसके द्वारा किए गए नुकसान समयांतर पर बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे, संसार के लोगों में इन आपदाओं द्वारा पैदा किए हुए भय के प्रति चिंता बढ़ रही है तथा इनसे जान माल की क्षति को कम करने का रास्ता ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। और अंततः प्राकृतिक आपदा के प्रारूप में समयांतर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। प्राकृतिक आपदाओं एवं संकटों के अवगम में परिवर्तन भी आया है। पहले प्राकृतिक आपदाएं एवं संकट दो परस्पर अंतर्संबंधी परिघटनाएं समझी जाती थी। प्राकृतिक आपदाएं एवं संकट अर्थात जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संकट आते थे वे आपदाओं के द्वारा भी सुभेद्य
थे, अतः उस समय मानव पारिस्थितिक तंत्र के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता था, इसलिए इन आपदाओं से नुकसान कम होता था। तकनीकी विकास ने मानव को पर्यावरण को प्रभावित करने की बहुत क्षमता प्रदान करती है। तकनीकी विकास ने मानव को पर्यावरण को प्रभावित करने की बहुत क्षमता प्रदान करती है। परिणामतः मनुष्य ने आपदा के खतरे वाले क्षेत्रों में गहन क्रियाकलाप शुरू कर दिया है और इस प्रकार आपदाओं की सुभेद्यता को बढ़ा दिया है। अधिकांश नदियों के बाढ़ मैदानों में भूउपयोग तथा भूमि की कीमतों के कारण तथा तटों पर बड़े नगरों एवं बंदरगाहों जैसे मुंबई तथा चेन्नई आदि के विकास ने इन क्षेत्रों को चक्रवातों, प्रभंजनों तथा सुनामी आदि के लिए सुवेद्य बना दिया है। अधिकांश नदियों के बाढ़ मैदानों में भूउपयोग तथा भूमि की कीमतों के कारण तथा तटों पर बड़े नगरों एवं बंदरगाह जैसे मुंबई तथा चेन्नई आदि के विकास ने इन क्षेत्रों को चक्रवातों, प्रभंजनों मतलब तथा सुनामी आदि के लिए सुवेद्य बना दिया है। प्राकृतिक आपदा ने विस्तृत रूप से जन एवं धन की हानि की है। इस स्थिति से निपटने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह भी महसूस किया जा रहा है कि प्राकृतिक आपदाएं द्वारा पहुंचाई गई क्षति के परिणाम भूमंडलीय परिघात है और अकेले किसी राष्ट्र में इतनी क्षमता नहीं कि वह इन्हें सहन कर पाए। अतः 1989 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य असेंबली में इस मुद्दे को उठाया गया। 1989 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य असेंबली में सामान्य हिंदी दे दी है, जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र सामान्य असेंबली में इस मुद्दे को उठाया गया था और मई 1994 जापान के याकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन की वैश्विक कॉन्फ्रेंस में इसे औपचारिकता प्रदान कर दी गई। मई 1994 जापान के याकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन की विश्व कॉन्फ्रेंस इसे औपचारिकता प्रदान कर दी गई। यही बाद में याकोहामा रणनीति तथा अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना कहा गया। याकोहामा कब? 1989 में। किसमें? संयुक्त राष्ट्र सामान्य असेंबली में। मई 1994 में जापान के योकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन को विश्व कॉन्फ्रेंस में इसे औपचारिकता प्रदान कर दी गई और यही बाद में योकोहामा रणनीति तथा अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना कहा गया। याकोहामा अतः 1989 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य असेंबली में इस मुद्दे को उठाया गया। कब? 1989 में और मई 1994 में जापान के योकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन की वैश्विक कॉन्फ्रेंस में इसे औपचारिकता प्रदान कर दी गई। यही बाद में योकोहामा रणनीति तथा अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना कहा गया। ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। इससे पहले ये क्या आ रहा है? प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण या अंतर्राष्ट्रीय दशक याकोहामा रणनीति तथा सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश तथा अन्य देशों की एक बैठक प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस 23 से 27 मई 1994 को योकोहामा नगर में हुई। इस बैठक में यह स्वीकार किया कि पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन तथा आर्थिक क्षति अधिक हुई है तथा समाज सामान्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुवेद्य हो गया है। यह भी स्वीकार किया गया कि ये आपदाएं विशेषतः विकासशील देशों के गरीबों एवं स्वाधीन समुदायों को अधिक प्रभावित करती है क्योंकि ये देश इनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस बैठक में एक दशक तथा उसके बाद भी इन आपदाओं में होने वाली क्षति को कम करने की रणनीति योकोहामा रणनीति के नाम से अपनाई गई। दोबारा देख लो भाई। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण
का अंतर्राष्ट्रीय दशक, याकोमा रणनीति तथा सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश तथा अन्य देशों की एक बैठक, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस 23 से 27 मई 1994 को। 23 से 27 मई को हुई थी ये, 23 से 27 मई। इस बैठक में यह स्वीकार किया गया, कब हुई थी? 1994, 23 से 27 मई 1994, योकोहामा। इस बैठक में यह स्वीकार किया गया कि पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन तथा आर्थिक क्षति अधिक हुई है तथा समाज सामान्य से प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुभेद हो गया है। यह भी स्वीकार किया गया कि ये आपदाएं विशेषतः विकासशील देशों के गरीबों एवं साधनहीन समुदायों को अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि ये देश इनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस बैठक में एक दशक तथा उसके बाद भी इन आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने की रणनीति याकोहामा रणनीति के नाम से अपनाई गई। इस बैठक में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए पारित प्रस्ताव निम्नलिखित है। यह दर्ज होगा कि हर देश की प्रमुख जिम्मेदारी है कि वे प्राकृतिक आपदा से अपने नागरिकों की रक्षा करें। यह विकासशील देशों, विशेष रूप से सबसे कम विकसित एवं चारों ओर से भूवृद्ध देशों तथा छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर आग्रतापूर्वक ध्यान देगा। भूवृद्ध, जहाँ भी ठीक समझा जाएगा वहाँ आपदा से बचाव निवारण तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर क्षमता एवं सामर्थ्य का विकास करेगा तथा इस कार्य में स्वैच्छिक संगठनों तथा स्थानीय समुदायों को संगठित किया जाना चाहिए। जहाँ भी ठीक समझा जाएगा वहाँ आपदा से बचाव निवारण एवं तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर क्षमता एवं सामर्थ्य का विकास करेगा। ठीक है। क्षमता एवं सामर्थ्य का। दोबारा से, जहाँ भी ठीक समझा जाएगा वहाँ आपदा से बचाव निवारण एवं तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर क्षमता एवं सामर्थ्य का विकास करेगा तथा इस कार्य में स्वैच्छिक संगठनों तथा स्थानीय समुदायों को संगठित किया जाना चाहिए। यह उप क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा उन कार्यों को बढ़ावा तथा मजबूती देगा जिससे प्राकृतिक तथा दूसरी आपदाओं को रोका अथवा कम किया जा सके, उसका निवारण किया जा सके। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित पर विशेष बल दिया जाएगा: मानव तथा संस्थागत क्षमता निर्माण तथा सशक्तिकरण, तकनीकों में भागीदारी, सूचना के एकत्रण, प्रकीर्णन तथा उपयोग और संसाधनों का संग्रह करना। 1999-2000 को आपदा न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दशक की घोषित की। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या देगा वो? ये देगा कि भाई ये बताइए, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दशक योकोहामा रणनीति तथा सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं या फिर नहीं है? उन्नीस सौ 99-2000 को आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक भी घोषित किया गया। अब पूछ लेगा वो, बताइए आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया था? 1999-2000, 2000 से 10, 90 से 1999, कैसे भी दे देगा 1999-2000 को। आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक भी घोषित किया गया। प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। विश्व भर में लोग विभिन्न प्रकार की आपदाओं का अनुभव करते हैं, उनका सामना करते हुए उन्हें सहन करते हैं। अब लोग इसके बारे में जागरूक हैं और इससे होने वाले नुकसान को कम करने की चेष्टा में कार्यरत है। इनके प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से दक्षता से निपटने के लिए उनकी पहचान एवं वर्गीकरण को एक प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक कदम समझा जा रहा है।
प्राकृतिक आपदाओं को मोटे तौर पर 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत उन देशों में है सभी प्राकृतिक आपदाएं घटित हो चुकी है। इन आपदाओं की वजह से भारत में हर वर्ष हजारों लोगों की जान जाती है और करोड़ों रुपयों का माली नुकसान होता है। आगे भारत में सबसे नुकसानदायक प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन किया गया है। भारत में प्राकृतिक आपदाएं जैसा कि पहले के अध्याय में वर्णन किया गया है, भारत एक प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। बृहद भौगोलिक आकार, पर्यावरण विविधताओं और सांस्कृतिक बहुलता के कारण भारत को भारतीय उपमहाद्वीप और अनेकता में एकता वाली धरती के नाम से भी जाना जाता है। बृहद आकार, प्राकृतिक परिस्थितियों में विभिन्नता, लंबे समय तक उपनिवेशन अभी भी जारी, सामाजिक भेदमूलन तथा बहुत अधिक जनसंख्या के कारण भारत को प्राकृतिक आपदाओं द्वारा सुभेद्यता वेल्युरेबिलिटी को बढ़ा दिया है। इन परीक्षणों को भारत की कुछ मुख्य प्राकृतिक आपदाओं के वर्णन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। देखें शब्द देख, भारतीय उपमहाद्वीपीय और अनेकता में एकता वाली धरती, कोई दिक्कत नहीं। बृहद आकार, प्राकृतिक परिस्थितियों में विभिन्नता, लंबे समय तक उपनिवेशन अभी भी जारी, सामाजिक भेदमूलन तथा बहुत अधिक जनसंख्या के कारण भारत की प्राकृतिक आपदाओं द्वारा सुभेद्यता को बढ़ा दिया है। इन परीक्षणों को भारत की कुछ मुख्य प्राकृतिक आपदाओं के वर्णन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। भूकंप सबसे ज़्यादा अपूर्व सूचनीय और विध्वंस प्राकृतिक आपदा है। आपने पहले ही अपनी पुस्तक प्राकृतिक भूगोल के सिद्धांत राष्ट्रीय शैक्षिक अध्यापन प्रशिक्षण परिषद 2006 में भूकंपों के कारणों के बारे में पढ़ा है। प्राकृतिक भूगोल के सिद्धांत वर्ल्ड वाली बुक की बात कर रहे हैं 2006 में। भूकंपों की उत्पत्ति विवर्तनिकी से संबंधित है। ये विध्वंसक है और विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिकी गतिविधियों से निकली ऊर्जा से पैदा होते हैं। इनकी तुलना में ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टान गिरने, भूस्खलन, जमीन के अवतलन धंसने, विशेषकर खदानों वाले क्षेत्रों में, बांध, जलाशयों के बैठने इत्यादि से आने वाले भूकंप कम क्षेत्र को प्रभावित करता है और नुकसान भी कम पहुंचाता है। बांध व जलाशयों के बैठने इत्यादि से आने वाला भूकंप कम क्षेत्र को प्रभावित करता है और नुकसान भी कम पहुंचाता है। जैसा कि इस पुस्तक के अध्याय 2 में पहले भी वर्णन किया गया है कि इंडियन प्लेट जैसा कि इस पुस्तक के अध्याय 2 में पहले भी वर्णन किया गया है, इंडियन प्लेट प्रति वर्ष उत्तर व उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है, परंतु उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट इसके लिए अवरोध पैदा करती है। जैसा कि इस पुस्तक के अध्याय 2 में पहले भी वर्णन किया गया है, इंडियन प्लेट प्रति वर्ष उत्तर व उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है। इंडियन प्लेट प्रति वर्ष उत्तर व उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है। इंडियन प्लेट प्रति वर्ष, जैसे कि ये भारत है अपना ना, जब उत्तर व उत्तर पूर्व, जैसे कि उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है, यानी इधर साइड, परंतु उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट इसके लिए अवरोध पैदा करती है, इधर ऊपर साइड है ना। परिणामस्वरूप इन प्लेटों के किनारे लॉक हो जाते हैं और कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा संग्रह होता रहता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रह से तनाव बढ़ता रहता है और दोनों प्लेटों के बीच लॉक टूट जाता है और एकाएक ऊर्जा मोचन से हिमालय के चाप के साथ भूकंप आ जाता है।
इससे प्रभावित भूकंप केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल तथा दार्जिलिंग उपमंडल तथा उत्तर पूर्व के 7 राज्य शामिल है। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग उपमंडल तथा उत्तर पूर्व के 7 राज्य शामिल है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग उपमंडल तथा उत्तर पूर्व के 7 राज्य शामिल है। भूकंप द्वारा क्षतिग्रस्त एक भवन। ढहगी दीवार। इन क्षेत्रों का अतिरिक्त मध्य पश्चिम क्षेत्र विशेषकर गुजरात 1819, 1956 और 2001 में, महाराष्ट्र 1967 और 1993 में कुछ प्रचंड भूकंप आए हैं। 1819, 1956 और 2001 में, महाराष्ट्र में 1967, 1993 में। लंबे समय तक भूवैज्ञानिक प्रादीप पठार, जो कि सबसे पुराना स्थिर और प्रौढ़ भूभाग पर आए इन भूकंपों की व्याख्या करने में कठिनाई महसूस करते हैं। कुछ समय पहले भूवैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसके अनुसार लातूर और ओस्मानाबाद महाराष्ट्र के नज़दीक भीमा कृष्णा नदी के साथ साथ एक भ्रंश रेखा विकसित हुई है। इसके साथ ऊर्जा संग्रह होता है तथा इसकी विमुक्ति भूकंप का कारण बनती है। इस सिद्धांत के अनुसार संभवतः इंडियन प्लेट टूट रही है। ठीक है ना। लातूर और ओस्मानाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र के नदी भीमा कृष्णा नदी के आसपास एक भ्रंश रेखा विकसित हुई है। इसके साथ ऊर्जा संग्रह होता है तथा इसकी विमुक्ति भूकंप का कारण होती है। इस सिद्धांत के अनुसार संभवतः इंडियन प्लेट टूट रही है। राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार और उनके साथ कुछ समय पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत में आए बारिश से भूकंपों का गहन विश्लेषण किया और निम्नलिखित 5 भूकंपीय क्षेत्रों जोनों में बांटा है। पारा से भूकंपों का गहन विश्लेषण किया। भारत को निम्नलिखित 5 भूकंप क्षेत्र जोन में बांटा है। अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र और निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। अति अधिक है ना, अति अधिक, अति अधिक और फिर अधिक क्षति है, फिर मध्यम क्षति है, फिर निम्नम क्षति है, फिर अति निम्न है। इनमें से पहले 2 क्षेत्रों में भारत के सबसे प्रचंड भूकंप अनुभव किए गए हैं, जैसा कि मार्च 6.2 में दिखाया गया। भूकंप सुवेद क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी प्रांत दरभंगा से उत्तर में स्थित क्षेत्र तथा अरेरिया बिहार में भारत नेपाल सीमा के साथ, उत्तराखंड, पश्चिम हिमालय प्रदेश, धर्मशाला के चारों ओर, कश्मीर घाटी और कच्छ गुजरात शामिल है। ये अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र का हिस्सा है। नक्शा देख लेते हैं। अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र MSK 9। एक तो ये एरिया उत्तर पूर्व है, ठीक। MSK 9 अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र 8।
पश्चिम तट ज़्यादा है, पूर्वी तट है लेकिन कम है, इतना नहीं है। ये वाला है, कौन सा? ये ज़्यादा गहरा वाला, ये गहरा से थोड़ा फीका। फिर मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र, मध्यम क्षति वाला ये है, ये MSK7, इसका काफ़ी एरिया है। फिर मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र, ये तो देख लिया MSK7। निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। ठीक, भूकंप संभावित क्षेत्र, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। हिमालय जो पहाड़ी इलाके हैं ना, उनमें ज़्यादा है। अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, फिर अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, फिर मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र, फिर निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, फिर अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। आगे चलते हैं, दोबारा देख लेते हैं। भूकंप सुवेद क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी प्रांत, दरभंगा से उत्तर में स्थित क्षेत्र तथा अरेरिया बिहार में भारत नेपाल सीमा के साथ, उत्तराखंड, पश्चिम हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला के चारों ओर, कश्मीर घाटी और कच्छ गुजरात शामिल है। ये अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र ऐसा है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बचे विभाग, उत्तरी पंजाब, हरियाणा, पूर्वी भाग, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार अधिक अति जोखिम क्षेत्र में आते हैं। देश के बचे हुए भाग मध्य तथा निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र में है। भूकंप से सुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्रों के बड़ा हिस्सा दक्कन पठार के स्थिर भूभाग में पड़ता है, दक्कन पठार के स्थिर भूभाग में पड़ता है। भूकंप के सामाजिक पर्यावरणीय परिणाम, भूकंप के साथ भय जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर और बहुत तीव्रता के साथ भूतल पर विनाश होता है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में तो यह आपदा कहर बरसाती है। ये न सिर्फ बस्तियों, बुनियादी ढांचे, परिवहन, संचार व्यवस्था, उद्योग, अन्य विकासशील क्रियाओं को ध्वस्त करता है, अपितु लोगों के पीढ़ियों से संचित पदार्थ और सामाजिक सांस्कृतिक विरासत भी नष्ट कर देता है। यह लोगों को बेघर कर देता है और इससे विकासशील देशों की कमजोर अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुँचती है। भूकंप के प्रभाव है भाई। अब भूकंप के प्रभाव, भूकंप जिन क्षेत्रों में आते हैं उनमें सम्मिलित विनाशकारी प्रभाव पाए जाते हैं। इसके कुछ मुख्य प्रभाव तालिका 6.1 में दिए गए हैं। भूकंप के प्रभाव, भूतल पर, मानवकृत ढांचों पर, जल पर, भूकंप के प्रभाव दोबारा देखते हैं। भूकंप जिन क्षेत्रों में आते हैं उनमें सम्मिलित विनाशकारी प्रभाव पाए जाते हैं। इसके कुछ मुख्य प्रभाव तालिका 6.1 में दिए गए हैं। भूकंप के प्रभाव, भूतल पर, मानवकृत ढांचों पर और जल पर, दरारें पड़ना, लहरें, बस्तियाँ, है ना, खिसकना, जल गतिशीलता, दबाव, भूस्खलन, उलटना, सुनामी, द्रवीकरण, आकुंचन, भूदबाव, निपात, संभावित श्रृंखला, प्रतिक्रिया। ठीक, दरारें पड़ना, लहरें,
बस्तियाँ खिसकना, जल गतिशीलता, दबाव, भूस्खलन, उलटना, सुनामी, द्रवीकरण आकुंचन, भूदबाव, निपात, भूतल पर, मानवकृत ढांचों पर और जल पर। इन भूतल पर दरारें, है ना, बस्तियाँ, और मानवकृत ढांचों पर दरारें पड़ना, लहरें, बस्तियाँ, मानवकृत ढांचों पर खिसकना, जल गतिशील दबाव, भूस्खलन, उलटना, सुनामी, द्रवीकरण, भूदबाव, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया। ठीक। निपात, फिर है इसके अतिरिक्त भूकंप के कुछ गंभीर और दूरगामी पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं। पृथ्वी की परपट्टी पर धरातलीय भूकंप की तरह दरार डाल देती है, जिसमें से पानी और दूसरा ज्वलनशील पदार्थ बाहर निकल आता है और आस पड़ोस को डुबो देता है। भूकंप के कारण भूस्खलन भी होता है, जो नदी वाहिकाओं को अवरुद्ध कर जलाशयों में बदल देता है। कई बार नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती है, जिससे प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ और दूसरी आपदाएं आ जाती है। पृथ्वी की परपट्टी पर धरातलीय भूकंप तरंग दरारें डाल देती है, जिससे पानी और दूसरा ज्वलनशील पदार्थ बाहर निकल आता है और आस पड़ोस को डुबो देता है। भूकंप के कारण भूस्खलन भी होता है, जो नदी वाहिकाओं को अवरुद्ध कर जलाशयों में बदल देता है। कई बार नदी अपना रास्ता बदल लेती है, जिससे प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ और दूसरी आपदाएं आ जाती है। भूकंप न्यूनीकरण, दूसरी आपदाओं की तुलना भूकंप अधिक विध्वंसकारी है। दूसरी आपदाओं की तुलना भूकंप अधिक विध्वंसकारी है, क्योंकि यह परिवहन और संचार व्यवस्था भी नष्ट कर देते हैं, इसलिए लोगों तक राहत पहुंचाना कठिन होता है। भूकंप को रोका नहीं जा सकता, अतः इसके लिए विकल्प ये है कि इस आपदा से निपटने की तैयारी रखी जाए और इससे होने वाले नुकसान को कम किया जाए। इसके निम्नलिखित तरीके हैं। भूकंप न्यूनीकरण, दूसरी आपदाओं की तुलना में भूकंप अधिक विध्वंसकारी है, क्योंकि यह परिवहन और संचार व्यवस्था भी नष्ट कर देते हैं, इसलिए लोगों तक राहत पहुंचाना कठिन होता है। भूकंप को रोका नहीं जा सकता, अतः इसके लिए विकल्प यह है कि इस आपदा से निपटने की तैयारी रखी जाए और इससे होने वाले नुकसान को कम किया जाए। रोका नहीं जा सकता भाई भूकंप को। इसके लिए विकल्प यह है कि इस आपदा से निपटने की तैयारी रखी जाए, इससे होने वाले नुकसान को कम किया जाए। इसके निम्नलिखित तरीके हैं। भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना, जिससे भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों को सूचना पहुंचाई जा सके। जीपीएस, जोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम, जोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम की मदद से प्लेट हलचल का पता लगाया जा सकता है। जीपीएस फुल में जीपीएस के जोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों का सुभेद्यता मानचित्र तैयार करना और संभावित जोखिम की सूचना लोगों तक पहुंचाना तथा उन्हें इसके प्रभाव को कम करने के बारे में शिक्षित करना। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवन डिजाइन में सुधार लाना। ऐसे क्षेत्रों में ऊंची इमारतें, बड़े औद्योगिक संस्थान और शहरीकरण को बढ़ावा न देना। घरों के प्रकार और भवन डिजाइन में सुधार लाना। ऐसे क्षेत्रों में ऊंची इमारतें, बड़े औद्योगिक संस्थान और शहरीकरण को बढ़ावा न देना। ऊंची इमारतें, बड़े औद्योगिक संस्थान और शहरीकरण को बढ़ावा न देना। अंततः भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी यानी कि रेसिस्टेंट इमारतें बनाना और सुभेद्य क्षेत्रों में हल्के निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करना, जैसे कि लकड़ी वगैरह का। ठीक है, इसको पढ़ेंगे बाद में। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। कुछ रहा थोड़ी है।
ठीक। अब यहाँ से शुरू करेंगे बाद में सुनामी से। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।